डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लखनऊ अग्निकांड के बाद एक्शन में धामी सरकार। अस्पतालों और कोचिंग सेंटरों का होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। सभी जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों को दिशा निर्देश जारी। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर उच्च स्तरीय बैठक में शरीक हुए सीएम धामी। सुरक्षा सुविधा और आवागमन सुनिश्चित करने के लिए दिए निर्देश। उत्तराखंड में गुरुद्वारा विवाद खत्म। गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल से उतरे निहंगों। शांतिपूर्वक वार्ता के बाद निकला हल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां लखनऊ में हाल ही में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद उत्तराखंड सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में अस्पतालों, कोचिंग सेंटरों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। इस संबंध में सचिवालय में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में संवेदनशील क्षेत्रों और भवनों का स्थलीय सर्वे करें। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, कोचिंग संस्थानों, बड़े मॉल, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य सार्वजनिक उपयोग वाले भवनों की फायर सेफ्टी व्यवस्था की गहन जांच की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी संस्थान निर्धारित अग्नि सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन कर रहे हों। धामी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन संस्थानों में अग्निशमन से जुड़ी व्यवस्थाएं मानकों के अनुरूप नहीं है, उन्हें तत्काल चिन्हित कर सुधारात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने विशेष रूप से फायर सेफ्टी उपकरणों की कार्यशीलता, आपातकालीन निकास मार्गों की उपलब्धता, विद्युत सुरक्षा व्यवस्था और आपदा की स्थिति में त्वरित निकासी की तैयारियों का परीक्षण करने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ऑडिट की प्रक्रिया समयबद्ध और प्रभावी तरीके से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने सभी जिलाधिकारियों और विभागीय सचिवों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी भवनों में अग्नि सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने खासतौर पर अधिक ऊंचाई वाले भवनों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, तंग गलियों में स्थित इमारतों और असुरक्षित निकासी मार्ग वाले परिसरों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करने को कहा है। सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक के सीएम धामी शरीक हुए हैं। वहीं इस दौरान अधिकारियों को चारधाम यात्रा और श्री हेमकुंड साहिब यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवभूमि उत्तराखंड में सदैव अतिथि देवो भव की परंपरा का पालन हुआ है और हमारे संस्कारों में ही अतिथियों के सम्मान और सुरक्षा का भाव छुपा है। सभी से अपील है कि प्रदेश के शांत, सौहार्दपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लें तथा किसी भी प्रकार की अफवाह तथा भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें। कर्णप्रयाग और नगरासू में सामने आई घटनाओं के संबंध में निष्पक्ष रूप से कार्रवाई की जा रही है। जांच में दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई हो रही है और तथ्यों के आधार पर आगे भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में ऐसा कोई भी कृत्य स्वीकार नहीं किया जाएगा जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचे अथवा किसी धर्म, आस्था और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचे। संवाद, सद्भाव और आपसी विश्वास के माध्यम से ही प्रत्येक समस्या का समाधान संभव है। बैठक में श्री बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री हेमंत द्विवेदी, हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा जी भी उपस्थित रहे। नगरासू स्थित दमदम साहिब गुरुद्वारे में पिछले 4 दिन से चल रहा तनाव मंगलवार को समाप्त हो गया है। पंजाब से पहुंचे सिख दातेदारों और गुरुद्वारा प्रतिनिधियों की लंबी वार्ता के बाद गुरुद्वारे की ऊपरी मंजिल पर से चारों नीचे उतर आए हैं। इसके बाद अपने भाई से
पंजाब रवाना हो गए। मंगलवार को पंजाब से आए प्रत्येक मंडल ने गुरुद्वारे के भीतर जाकर निहंगों से बातचीत की। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने भी मदद की। कई घंटे चली वार्ता के बाद निहंग शांतिपूर्ण तरीके से नीचे उतर आए। करीब 3 बजे उन्होंने तीसरी चौथी मंजिल खाली कर दी। यह घटना निहंगों द्वारा कर्णप्रयाग में हुई एक घटना के सिलसिले में गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर हुई थी। वे गुरुद्वारे में आकर 50 से 60 कमरों की मांग कर रहे थे और प्रबंधन द्वारा क्षमता न होने की बात कहने पर विवाद और झड़प हो गई थी। यह घटना निहंगों द्वारा कर्णप्रयाग में हुई एक घटना के सिलसिले में गिरफ्तार अपने साथियों की रिहाई की मांग को लेकर हुई थी। वे गुरुद्वारे में आकर 50 से 60 कमरों की मांग कर रहे थे और प्रबंधन द्वारा क्षमता न होने की बात कहने पर विवाद और झड़प हो गई। जिला प्रशासन के अनुसार गुरुद्वारे में लंगर, अरदास और अन्य गतिविधियां शांतिपूर्वक जारी रहीं। पुलिस मुख्यालय ने इस दौरान हुई झड़प की जांच के आदेश भी दिए हैं। में और नगरासू में जो भी घटना सामने आई है और सभी पक्षों को हमने निष्पक्ष रूप से सरकार, प्रशासन, पुलिस कार्रवाई कर रही है और सभी प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर प्रशासन के लोगों से मिले भी हैं और हमारे पुलिस महानिदेशक ने लगातार पिछले 2-3 दिनों से बात की है। और ये यात्रा का सीजन है और जहाँ 4 धाम यात्रा भी इस समय चल रही है और अपने आप में एक रिकॉर्ड तीर्थयात्री अभी तक वहाँ पहुँच गए हैं। 40 लाख संख्या वहाँ होने वाली है। हेमकुंड साहब की यात्रा भी जो है पिछले साल की तुलना में 20-25 हजार अधिक हो गई है। चंपावत में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कृषक बंधु बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, रेशम और सहकारिता विभागों से जुड़ी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में पॉली हाउस निर्माण, प्राकृतिक खेती, दलहन तिलहन उत्पादन और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने जनपद में स्थापित पॉली हाउसों का निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त इकाइयों की सूची तैयार करने और नए पॉली हाउसों का निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने, कृषि उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन व्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में क्लस्टर आधारित मधुमक्खी पालन, आलू और बेमौसमी सब्जी उत्पादन के साथ ही सेब, कीवी, नाशपाती, आड़ू और प्लम जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों के विस्तार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और कृषि निवेशों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड, संतृप्तिकरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, PMFME, PMEGP और सहकारी समितियों की भूमिका की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का 100% लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। पशुपालन, मत्स्य पालन और रेशम उत्पादन को भी स्वरोजगार के प्रभावी साधन के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। जिला प्रशासन की इस पहल से स्पष्ट है कि चंपावत को कृषि, बागवानी और जैविक उत्पादन के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने की तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि धरातल पर इन योजनाओं का लाभ किसानों तक कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से पहुंच पाता है। चंपावत में किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि विकास को नई गति देने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बड़ा संदेश दिया है। कृषक बंधु बैठक में किसानों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए डीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ हर पात्र किसान तक पहुंचे और लंबित मामलों का जल्द निस्तारण किया जाए। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कृषक बंधु बैठक में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और सिंचाई से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में पिछली बैठक में उठाए गए बिंदुओं की समीक्षा करते हुए घेरबाड़, सोलर पंप, गुणवत्ता युक्त बीज, पौधरोपण और कृषि उपकरणों से जुड़े आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बैठक में डीएम ने पशुपालन विभाग को कुक्कुट पालन योजनाओं से अधिक किसानों को जोड़ने और वन विभाग को बंदरों और लंगूरों से फसलों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए प्रभावी रणनीति अपनाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए ताकि कोई भी पात्र किसान लाभ से वंचित ना रहे। किसानों ने भी खुलकर अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखी। क्षतिग्रस्त पॉली हाउसों की मरम्मत, नए पॉली हाउसों की स्थापना, घेरबाड़, मत्स्य पालन के लिए तालाब, पौध उपलब्धता और सोलर लिफ्ट जैसी मांगे प्रमुखता से उठाई गई। पोल्ट्री फार्म की सब्सिडी नहीं मिलने का मामला भी बैठक में सामने आया, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। बैठक में मधुमक्खी पालन को किसानों की आय बढ़ाने का सशक्त माध्यम बताते हुए जिलाधिकारी ने उद्यान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र को प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने तथा मधुमक्खी बॉक्स और उपकरणों के स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। साथ ही सिंचाई सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लघु सिंचाई विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया। कुल मिलाकर चंपावत की कृषक बंधु बैठक केवल समीक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसानों की समस्याओं के समाधान, कृषि को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में प्रशासन की गंभीर पहल के रूप में सामने आई। जहां चंपावत में गर्भपात के लिए उपयोग की जाने वाली एमटीपी किट की अवैध बिक्री पर औषधि विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के तहत लोहाघाट और बाराकोट क्षेत्र में मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर एक मेडिकल स्टोर के ड्रग लाइसेंस को निलंबित करने की संतुष्टि की गई है, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। अपर आयुक्त और उप औषधि नियंत्रक, खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन देहरादून के निर्देश और जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देशन में औषधि नियंत्रण विभाग चंपावत और नैनीताल की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान लोहाघाट और बाराकोट विकास खंड के 2 थोक और 4 खुदरा औषधि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ड्रग लाइसेंस की वैधता, औषधियों के स्टॉक, क्रय विक्रय अभिलेख, सीसीटीवी कैमरों के संचालन और रिकॉर्डिंग व्यवस्था की गहन जांच की गई। एक मेडिकल प्रतिष्ठान में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर उसके ड्रग लाइसेंस को निलंबित करने की संतुष्टि दी गई, जबकि अन्य प्रतिष्ठानों में पाई गई कमियों पर 3 दिन के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। औषधि विभाग ने सभी दवा विक्रेताओं को स्पष्ट चेतावनी दी कि एमटीपी किट का विक्रय केवल पंजीकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा जारी वैध चिकित्सीय परामर्श पत्र के आधार पर ही किया जाए। अधिकारियों ने कहा कि औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और नियमावली 1945 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अभियान के दौरान 3 औषधियों के नमूने भी संग्रहित किए गए हैं, जिन्हें गुणवत्ता परीक्षण के लिए औषधि विश्लेषणशाला भेजा जा रहा है। विभाग का कहना है कि जनपद में दवाओं की सुरक्षित और नियमानुसार बिक्री सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। टनकपुर में विकास, जनसंवाद और जनहित के मुद्दे केंद्र में रहे। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा ने नगर पालिका परिषद टनकपुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी, विकास कार्यों की समीक्षा की और मुख्यमंत्री की घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। इस दौरान वार्ड नंबर 5 में सामुदायिक भवन और बारात घर निर्माण के लिए 96,79,000 रुपए की बड़ी सौगात भी दी गई। नगर पालिका परिषद टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री राम सिंह कैड़ा का स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार ने की। जनसंवाद के दौरान क्षेत्र के नागरिकों ने विभिन्न जन समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दे मंत्री के समक्ष रखे, जिन पर मंत्री ने सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। पालिका अध्यक्ष विपिन कुमार ने नगर पालिका क्षेत्र में संचालित विकास योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री की पूर्व घोषणाओं की वर्तमान स्थिति से भी मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की सभी घोषणाओं को तय समय के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और स्थलीय कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाए। बैठक में टनकपुर क्षेत्र की खाम भूमि के 365 पट्टों के विनियमितीकरण और लीज पट्टों के नवीनीकरण जैसे लंबे समय से लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने इन मामलों में नियमानुसार शीघ्र विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिससे सैकड़ों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। क्षेत्र के विकास
विकास को नई दिशा देते हुए मंत्री राम सिंह कैड़ा ने वार्ड संख्या 5 में सामुदायिक भवन एवं बारात घर निर्माण के लिए 96.79 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत नगर पालिका कार्यालय में फॉल सीलिंग और पुताई कार्य का विधिवत शिलान्यास भी किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए मंत्री ने पालिका परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया और जनप्रतिनिधियों और नागरिकों से आधिकारिक वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। जनसंवाद, विकास कार्यों की समीक्षा, लंबित पट्टा प्रकरणों के समाधान की पहल और करोड़ों की विकास योजनाओं के संकेतों के साथ टनकपुर में आयोजित यह कार्यक्रम स्थानीय विकास को नई गति देने वाला माना जा रहा है। पहाड़ के एक गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ग्रामीणों ने अपनी ही गौशाला के अंदर भैंसों के बीच एक गुलदार को आराम फरमाते देखा। हैरानी की बात यह रही कि गुलदार काफी देर तक बिल्कुल शांत और सहज मुद्रा में बैठा रहा। जैसे ही परिवार के लोगों की नजर उस पर पड़ी, पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गुमदेश क्षेत्र के मांडुंगा गांव में एक अनोखी और डराने वाली घटना सामने आई। गांव निवासी द्वारिका सिंह की गौशाला में बंदी भैंस के पास अचानक एक गुलदार घुस आया और आराम से बैठ गया। बताया जा रहा है कि पूर्वाह्न में परिवार के सदस्य पशुओं को चारा देकर लौट गए थे। दोपहर बाद जंगल से लौट रही गाय गौशाला के समीप पहुंची, लेकिन उनका व्यवहार असामान्य दिखाई दिया। पशु गौशाला के भीतर जाने से कतरा रहे थे और बेचैनी महसूस कर रहे थे। पशु ने इस बदले व्यवहार से परिवार के लोगों को कुछ अनहोनी की आशंका हुई। शाम ढलने और अंधेरा बढ़ने पर ग्रामीणों ने टॉर्च की रोशनी से गौशाला के भीतर देखा तो उनके होश उड़ गए। एक और भैंस आराम से बैठी थी और दूसरी ओर उसके ठीक बगल में गुलदार शांत मुद्रा में बैठा हुआ था। यह नजारा देखकर परिवार के सदस्य घबरा गए और शोर मचाने लगे। शोर शराबा सुनकर गांव के लोग मौके पर जमा हो गए। लोगों की आवाजाही और हलचल बढ़ने पर गुलदार मौके से जंगल की ओर भाग निकला। गनीमत रही कि इस घटना में ना तो किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा, ना ही किसी पशु को कोई हानि हुई। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।